विहान, अथर्व और शिवांश तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद वेकेशन में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। मुझे लगता है इस बार हमें गोवा या मनाली नहीं बल्कि गांव जाना चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव की हरियाली का आनंद उठाना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन हम में से किसके गांव चले? हम तीनों एक एक करके सभी के गांव चलेंगे, लेकिन शुरुआत विहान के गांव नाथुपुरा से करेंगे। हाँ तो दिक्कत क्या है, चलो, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतना। मेरे गांव में तुम्हारी ये आवारागर्दी नहीं चलेगी, जैसे देर रात तक जागना, शाम को बाहर घूमना और सबसे खास भूत प्रेत का मजाक बनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरा गांव अंधविश्वासी के साथ साथ कायर और फट्टू भी है। देख, अब तेरा ज्यादा हो रहा है। विहान, तू साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होकर इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है, लेकिन कसूर तेरा भी नहीं है, क्योंकि तेरा जड़ ही वहां से जुड़ा है, तो ये तो लाजमी है। लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार हम तेरी और तेरे गांव दोनों की गलतफहमी दूर कर देंगे। तीनों दोस्त आने वाले वेकेशन में गांव जाने का प्लान कर रहे थे और तीनों ने चुना विहान का वो भूतिया गांव, जहां शाम ढलने के बाद उस गांव की चुड़ैल निकलती है और गांव में अकेले टहल रहे किसी भी इंसान को जान से मार देती है। अब तीनों को भूतों में जरा भी विश्वास नहीं था और इस बार उनका मकसद भी यही था कि वो गांव पहुंचकर उस चुड़ैल वाली बात को उनकी गलतफहमी साबित कर दे, जो उन्होंने इतने सालों से पाल रखा है। शाम की ट्रेन से वो लोग अगले दिन दोपहर में पहुंच गए थे विहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों विहान के घर पहुंचे। उनके गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ विहान की दादी रहती थी और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड थे। अरे बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ, जा। तीनों दोस्त खाना खाकर एक ही कमरे में अपने अपने बेड्स पर रेस्ट करते हुए बातें कर रहे थे। अरे तुम लोग सो कहाँ गए? अपना मकसद भूल गए क्या? अथर्व अपने दोनों दोस्तों के साथ कमरे से बाहर चुपके से निकलता है और दादी के कमरे में घर की चाबी लेने जाता है। अथर्व अकेला दादी के कमरे में गया था। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, एक पतले से हाथ ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, चाबी रख दे यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा कि विहान की दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। असल में विहान की दादी कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसका चेहरा उस अंधेरी रात में भी इतना भयानक लग रहा था कि कमजोर दिल वाला तो वहीं मर जाए। ये देखकर अथर्व वहीं कांपते हुए बेहोश हो गया। जब बहुत समय तक अथर्व नहीं लौटा, तब उनके वो दोनों दोस्त दादी के कमरे में आए तो देखा कि उनकी दादी बेड पर थी ही नहीं। अरे, दादी कहाँ गई? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकती है? अरे हो सकता है वॉशरूम गई होंगी, लेकिन पहले इस डरपोक को उठा, ना जाने क्या देख लिया कि यही बेहोश हो गया। वो दोनों उस रात नहीं जा पाते क्योंकि अथर्व उस हालत में नहीं था। अगली सुबह अथर्व की जब आंख खुलती है तो उसे उसके ठीक बगल में विहान की दादी बैठी दिखती है, जो अभी भी उसी खौफनाक चेहरे के साथ थी। बेटा, तू मेरा अच्छा बच्चा है ना? किसी को कुछ मत बताना कि मैं कौन हूँ,
वरना कोई तुझे नहीं जान पाएगा कि तू कौन था। अच्छा बेटा मेरा। इसके बाद विहान की दादी वहां से चली जाती है। अथर्व अभी भी सदमे में होता है और अपने दोनों दोस्तों को यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाने को कहता है। उसी शाम जब तीनों दोस्त गांव की सैर कर रहे होते हैं तो वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि हर कोई उनसे दूर भाग रहा था। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। उन्हें इसकी वजह नहीं पता चल रही थी। एक चाय की टपरी चलाने वाले अब्दुल चाचा थे जो विहान को तब से जानते थे जब से विहान बहुत छोटा था। विहान उस अब्दुल चाचा के पास गया और उनसे बोला, अब्दुल चाचा, भूल गए क्या मुझे? ना बेटा, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? तुझे तो मैंने मेरी गोद में खिलाया है। इसके बाद विहान उनसे गांव की चुड़ैल और शाम ढलने के बाद किसी का भी गांव में ना दिखने का कारण पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर उन तीनों को देखकर गांव के लोग भाग क्यों रहे हैं। बेटा, असली कहानी ये है कि जिस गांव की चुड़ैल का जिक्र तुम इतने समय से सुन रहे हो, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दादी ही है। गांव की चुड़ैल जो रात में निकलने वाले का शिकार करती है, वो तुम्हारी दादी है। ये सुनने के बाद विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा, ये बात तुम्हारे घर वालों को भी पता है। आज से 7 साल पहले तुम्हारी दादी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन एक चुड़ैल उसी समय गांव में साया बनकर घूमती थी। उसे एक शरीर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपना शिकार कर सके। जब गांव के लोग उसे मारने गए तब तुम्हारी दादी भी उनमें से एक थी, लेकिन लौटते वक्त उस चुड़ैल ने तुम्हारी दादी के आत्मा को बांसवाड़ी में बांध दिया और उस चुड़ैल की आत्मा ने तुम्हारी दादी के शरीर में घर कर लिया। तब से तुम्हारी दादी इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलती है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति और पूजा घर नहीं होगा और अंधेरे में कभी भी दीप या कोई भी रोशनी नहीं जलती, क्योंकि चुड़ैल शैतान की पूजा करती है, भगवान की नहीं। इसके बाद अथर्व ने भी कल रात वाली बात का जिक्र किया और अब तीनों काफी डर गए थे क्योंकि ये तीनों उस चुड़ैल के घर में रह रहे थे। इसी वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाना चाहता था। अब समझ आया कि मेरे घर वाले मुझे अपने गांव क्यों नहीं आने देना चाहते थे, ना ही उन्होंने कभी इस सच को बताया। इसके बाद तीनों उस घर में गए, सामान बांधा और फौरन निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा, लेकिन मैं अब अपने पोते से अलग नहीं हो सकती। मेरे माया खेल के कारण ही तो मैंने उसे अपने पास बुलाया है। अब तो मेरा शरीर बहुत पुराना हो चुका है। अब मेरी आत्मा को नए शरीर की जरूरत है। इतना कहते ही विहान की दादी के अंदर बसी उस चुड़ैल की आत्मा ने विहान के शरीर के अंदर दस्तक दी और इस डरावने दृश्य को देखते हुए वो दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। कहते हैं अब विहान की दादी की जगह विहान का शरीर उस चुड़ैल का घर बन चुका है, जो अगले 60 साल तक यूं ही इस गांव में हर रात मौत का खेल खेलेगा। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा।
ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए, मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए, रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक, इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये कबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। उस रात मंजू ने दीपक को गरम पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई।
उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू न पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी। वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी?